जय हिंद भाइयों। दोस्तों, मैं एक हिंदू हूँ और मैं मोस्टली जानता हूँ क्या ये हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान हमारे हिंदुओं का देश था और इसकी मातृभाषा जो थी वो हिंदी भाषा है। ये तो आप जानते हो भाइयों। लेकिन क्या हम हिंदू हिंदू से बड़ा जोकर इस दुनिया के अंदर कोई है नहीं? आपको नहीं लगता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाइयों। हम हम खुद मतलब हिंदू होने के बावजूद हम कितने हिस्सों में बटे हुए हैं। हम जात के नाम पर बटे हुए हैं, हम धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, अब भाषा के नाम पर भी बटते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हमें हिंदी नहीं मतलब मराठी नहीं आएगी तो हिंदू वालों का कोई काम नहीं है वहाँ पर। ये वाली कहानी है दोस्तों। आपको एक एग्जांपल देता हूँ आज, आप मुझे कमेंट में इनके जवाब ज़रूर देना। इजराइल और फिलीपींस, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, इसके बाद में फिलीपींस की साइड से कम 57 कंट्रियाँ, जो मुस्लिम कंट्रियाँ थी, 57 जो मिडल ईस्ट में है, उन लोगों ने सीधा खुलकर फिलीपींस के साथ खड़े रहे। क्यों खड़े रहे दोस्तों? किसी का देश उससे मीलों दूर है, हजारों किलोमीटर उसका देश पड़ता है। यहाँ तक पाकिस्तान कितना दूर है उससे, फिलीपींस और पाकिस्तान का कितने दूर का रिश्ता है। फिर भी उन लोगों ने जो फिलीपींस का साथ क्यों दिया पता है आपको? क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खड़ा था। वो अपने मुसलमान भाई के लिए खड़े थे। और हम अपने हिंदू के लिए नहीं कर सकते कुछ? हम मतलब जात पात से लेके हर चीज़ में हम अपने हिंदू को नहीं समझते हैं। यह है हिंदुस्तान के हमारे हिंदुओं की असली सच्चाई। मेरे भाई, आज ये जो पाकिस्तान से ये छोटा सा युद्ध हुआ ना, अगर ऐसा दोबारा कभी मौका लगेगा ना, तो हमें पता पड़ जाएगा हमारे सामने से वार करने वालों की संख्या कम रहेगी और हमें पीठ पीछे मारने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। आप समझ लो दोस्तों। तो मेरे भाई, आज मैं आपको महाराष्ट्र का एक किस्सा बताता हूँ, कैसे एक सोची समझी साजिश, एक सोचा समझा प्लानिंग, एक राजनीति के फायदे के लिए आज महाराष्ट्र को पूरी तरीके से दंगों फसाद में झोंकने का काम करा है। दरअसल भाइयों, आपने देखा होगा एक वीडियो था जो गुजराती एक भाई के साथ मारपीट हुई है। तो भाइयों, इससे 2 दिन पहले महाराष्ट्र के जो नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की एक सभा हुई थी। इस सभा के अंदर दोनों ने एक साथ आने का मतलब निर्णय लिया था, दोनों एक साथ आएंगे। राज ठाकरे के लिए पिछले 10 से 15 सालों के अंदर इनकी राजनीति पूरी खत्म हो गई थी। और उद्धव ठाकरे के लिए जब से एकनाथ शिंदे का गुट यहाँ बीजेपी के साथ गया है, इनका भी करियर सा खत्म ही था। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने वो शिवसेना का वर्चस्व रखा नहीं। दोनों के हाथ से इस समय महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरीके से गवा बैठे थे। अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में एक षड्यंत्र रचा जाता है। दरअसल भाइयों, इस सभा के 2 दिन बाद एक मुंबई के मीरा रोड के ऊपर एक रैली निकाली जाती है शिवसेना और मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। आप तो लोग जानते ही हो भाइयों, आपने जितनी भी रैलियां देखते हो, आपको पता है ये रैलियां में जो लोग होते हैं सब पैसे से आए हुए होते हैं भाई। 300-400 रुपये रोज में उठाए जाते हैं। आप भी गए होंगे, मैं भी खुद गया हूँ रैलियां करने, मुझे पता है। तो भाइयों, ये रैली पूरी शांतिपूर्वक तरीके से मीरा रोड से लेकर और वहाँ मीरा रोड से निकल जाती है। दरअसल इस रैली में जो सबसे बड़ा नारा लगाया गया था, वो नारे थे महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था, मराठी माणसा जागा हो, दूसरा मुद्दा था। भाइयों, अगर ये रैली पूरी तरीके से शांतिपूर्वक निकल जाती है, उसके बाद में जो मेन कहानी चालू होती है, इसके जो मनसे कार्यालय से 2-4 ऐसे कार्यकर्ता आते हैं जो उस दुकान पर, एक गुजराती व्यापारी है जिसकी दुकान होती है, स्वीट वगैरह की दुकान है उसकी, उस दुकान पर आते हैं, उससे पानी की बोतल मांगते हैं। पहले उससे वो जो कहता है मेरे पास बड़ी बोतल नहीं है, उससे वो जो कहते हैं कि तुम हिंदी में बात नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मराठी में बोलना पड़ेगा।
वो थोड़ा सा फ्रेंडली ले लेता है इन लोगों को कि उसने ये चीज़ सोची नहीं थी। लेकिन कैसे ये सोची समझी साजिश होती है, उस वीडियो में देखा होगा आपने, जो वो एक सफ़ेद शर्ट पहन के जो कार्यकर्ता है मनसे का, उसके गले में एक पताका डला होता है जिस पर शिवसेना और मनसे के स्टिकर लगे होते हैं। तो ये कोई मराठी मानुस नहीं, ये केवल एक कार्यकर्ता था कि जिनका सोची समझी प्लानिंग थी कि उस व्यक्ति पर हाथ उठाना। वो अपना नॉर्मल तरीके से इनसे डील करता है, इनको बात करता है। आखिरी बात इनकी ये होती है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है। अगला आदमी जो कहता है कि महाराष्ट्र में तो सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इतना सुनते ही उन लोगों ने इस पर थप्पड़ों की बरसातें कर दी, अपनी निकाल दी, जो भी मर्दानगी थी वो सारी इनके ऊपर निकाल दी। अब भाइयों, पहली बात तो एक बात बताओ, ये हिंदू हम हिंदू, जब जिसको हिंदी समझ में आती है उसको मराठी बोलने में क्या हरकत है? मतलब हरकत तो नहीं है, जिस पे आती है मराठी वो बोलेगा, लेकिन जिसको हिंदी आती है और मराठी को हिंदी समझ में आती है, तो समझदारी के लिए तो यही बहुत है। अरे अपने भाई की तरह मान के चलोगे तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, दूसरी कहानी, अब जब ये सोची समझी प्लानिंग इन्होंने अंजाम दे दी, इसका पूरी तरीके से मकसद यही था, क्या इन्हें दिखाना था कि जो महाराष्ट्र के अंदर के लोग हैं उन्हें दिखाना था कि हम मराठी मानुस के लिए कितना लड़ रहे हैं। और यही सेम किस्सा आपने देखा होगा 2008 के टाइम पर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जब ये राज ठाकरे की जो पार्टी थी उसने अपनी ओपनिंग करी थी, तो उस समय इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा यही लेके आए थे, उत्तर प्रदेश और बिहारी लोग। और उसी के दम पर इन्होंने 2009 के चुनाव के अंदर 13 सीटें आई थी इनकी। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा क्या 2013 के चुनाव 2009 के चुनाव में जो 13 सीटें लेके आने वाली मनसे 2014 के चुनाव में एक सीट पर रह गई, उसके बाद आज राज ठाकरे दिखते हैं। इसका नतीजा क्या था पता है? क्योंकि लोगों ने जो दंगे, जो झूठे वहम में ये महाराष्ट्र के लोग फंस गए थे, इनके साथ आकर के हाँ ये मराठी हित के लिए लड़ रहे हैं, मराठियों के लिए लड़ रहे हैं, हकीकत में पूरे 5 साल इनका एक भी नेता ऐसा नहीं था क्या जो कहीं झांक के भी देखा होगा। विकास के नाम पर पूरी तरीके से जीरो रह गए थे। बस बोली वचन, अपने बोली वचन देके और इन्होंने लोग की संपत्ति, मतलब सहानुभूति ले ली। और 80% लोग ऐसे थे कि जो इस बात को समझ चुके थे क्या महाराष्ट्र के भले के लिए तो राज ठाकरे है नहीं, केवल एक राजनीतिक मतलब मकसद के लिए राज ठाकरे ने ये काम करा। 80% लोग दूर हो गए। नतीजा ये हुआ कि 2014 का चुनाव जो था उसमें एक ही सीट नवनिर्माण सेना को आई, और 20% आज भी ऐसे अंध बचे हुए हैं क्या जो किसी न किसी गरीब को मारने का फ़ायदा इस तरीके से उठाते हैं कि उसको मराठी के लिए ले रहे हैं। भाई उनका स्वाभिमान है, ठीक है आप मराठी, अरे दोस्तों आप नहीं जानते, आपके शिवाजी महाराजों के पुतले जो हैं हमारे यहाँ पर सिग्नलों पर उनकी वो है, आप वहाँ पर शिव जयंती मनाते हो, हम यहाँ पर भी मनाते हैं। हम अपने मोबाइलों के पीछे तक कवरों पर उनका स्टिकर लगाते हैं, हम भी मानते हैं। एक हिंदू नेता के तौर पर हम भी मानते हैं यार, पर आप जो चीज़ कर रहे हो वो बहुत बड़ा गलत है, और सब नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ चुके हो। लेकिन ये गिने चुने नेताओं के इनके षड्यंत्र के चक्कर में आज अगर इन्होंने ये जो आग लगाई है, इसका नतीजा सीधा सीधा मराठी वोट है। मराठी वोट इनके पास आएंगे, इनका पार्टी दोबारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्या? आप लोग जो अपने भाई थे, ये अब सालों सालों से रह रहे हैं, इन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने हमेशा देखा होगा, मुंबई ले लो आप, महाराष्ट्र के कोई भी अलग अलग इलाकों में ले लो, कोई पानीपुरी वाला गरीब, उसको मारकर 4 गुंडे मारकर जाते हैं, उसकी पानीपुरी के सारे ठेल वेल पलटी मार देते हैं। और क्यों? क्योंकि वो केवल भैया है, बस इसलिए। अरे रोजगार में आपको कंपटीशन नहीं करा जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है क्या यार किसी को ऐसा करोगे। क्या आपके महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर नहीं है? हमारे यहाँ पर नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कहाँ नहीं है? कौन सी जगह पे नहीं है?
अरे सब जगह है, हमारे आसपास में देखो, हमें रोज़ मिलते हैं, हमारी तो शॉप है, हमें पता है ना कि कितने लोग आते हैं। भैया सब जगह, सब पूरे भारत का देश, भारत के देश के लोग एक दूसरे की जगह पर रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पर कोई अपना धंधा खा रहा है या कोई अपने हाथ काट के ले जाएगा। अगर हमारे हाथों में इतनी जान है तो हम कमा के खा सकते हैं। यही एक मुद्दा लेकर ये राजनीतिक लोग हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, दोबारा ये आग भड़काई गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपने भाईचारों के लिए, इन भाईचारों के लिए लड़ोगे या इन दोगले नेताओं के लिए लड़ोगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात दोस्तों, अगर इन्हें अपने दम पर आना है तो ये मराठी मानुस का मुद्दा मत लेके आओ। मुद्दा लेके आओ सबका साथ सबका विकास। वादा करो, इनसे लिखवा के लो किसी एग्रीमेंट पर, क्या हम तुम्हें अपनी पार्टी में, अपने उसमें लेके आएंगे, हम तुम्हें वोट देंगे, हम जिताएंगे। लेकिन आप लिख के दो कि आपने काम नहीं किया तो हम जूता भी उतार के तुम्हारी चांद पर मारेंगे। अगर जिस दिन इन्होंने ये एग्रीमेंट पर लिख के और ऐसा जूता खाने वाला बयान दे लिया ना, उस दिन समझ लेना कि ये आपके लिए लड़ रहे हैं। ये खुद एमपी से हैं, खुद एमपी के हैं, और तुम्हें मराठी मानुस को जगा करेंगे। भाई कुछ तो समझो, कुछ तो मतलब अपने आप में ही समझो इस चीज़ को। भाइयों, अपने आपसरी में मत मरो। पहली बात तो जातिवाद के नाम पर मत मरो, दूसरी बात ये भाषाओं के नाम पर मत मरो। यार हम एक हिंदू, ऐसी एक जात बची है क्या जो सब उल्टे कामों में पड़ी हुई है। दुनिया के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं, वो अपने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ मुस्लिम है वो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ही एक ऐसे पड़े हुए हैं कि जो हमारे देश में भी सुख चैन से नहीं रह रहे। हमारे देश के आसपास आप देखो, बांग्लादेश में जहाँ 50% हिंदू रहते थे, वहाँ आज 20% भी नहीं रह गए। ये राजनीतिक आज जो इतने बड़े बड़े सुरमा बन रहे हैं, ये हिंदू के और मराठाओं के ये बन रहे हैं सरदार। इनको ये पूछो, इन्होंने बांग्लादेश के मुद्दों पर कितने बयान दे दिए, कितने चले गए वहाँ बांग्लादेश में तलवार चलाने। अंगात नहीं रक्त आणि हमी शिवाचे भक्त, आपके यहाँ ये कहावत है ना। मेरे भाई, इनके शरीर देखो यार, इन्हें ये तलवार चलाने वाले क्या बकवास है ये, मतलब। तो मेरे भाई, ये तो चलो मजाक वाला पॉइंट था दोस्तों, लेकिन इन्होंने ऐसे मामले में कभी नहीं बोला। आपने पहलगांव में कभी सुना राज ठाकरे ने कुछ कहा? नहीं कहा ना। यार ये मुद्दे, जो विकास के मुद्दे आप लेके लाओ, हम वोट देंगे, हम सब कुछ करेंगे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी। ये हिंदू मराठा, और ये वो भी मराठा हैं, वो भी भगवान शिव को पूजते हैं, हम भी शिव, हमारे भगवान उनके भगवान सब एक है, भाषा अलग है। तो ये हम है हिंदू। फिर से कह रहा हूँ भाइयों कि ये जो षड्यंत्र था, ये सोची समझी साजिश थी। 80% लोग 2013-14 में ही समझ चुके थे। 20% लोग जो नहीं समझ पाए, उन्होंने आज समझ लो कि भाइयों, अगर इस चक्कर में पड़े रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें सामने से जो मारेंगे ना, उससे ज़्यादा संख्या होगी हमारे पीछे से वार करने वालों की। हमारे अंदर ये जहर मत घोलो, एक बन के रहो। जय हिंद भाइयों। आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, आपके समझ में बात आनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना, और आपका कोई सवाल होगा कमेंट करना, और इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। बस भाइयों, जय हिंद।